सप्लाई अंडर जीएसटी कर रहे थे। हाँ, तो सप्लाई अंडर जीएसटी में आज कुछ वाइटल और कुछ डेप्थ वाला बात करेंगे, मतलब और थोड़ा सा अंदर का बात होगा सप्लाई अंडर जीएसटी में। बहुत ध्यान से देख लो। ओके, मैं स्टडी मैट का सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर दिया ना ज्योति तुमसे? हाँ सर। ओके ठीक है। स्क्रीन शो हुआ? यस सर। अच्छा, देखो सप्लाई अंडर जीएसटी में आज हम लोग जो डिस्कशंस करेंगे दैट इज सप्लाई लिवेबल टू जीएसटी। ओके, सप्लाई लिवेबल टू जीएसटी। अब सवाल ये उठता है कि सप्लाई लिवेबल टू जीएसटी क्या होता है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशंस का बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों का मेन डिस्कशंस का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अलग अलग मतलब जीएसटी में सप्लाई किसको कहेंगे। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार याद कर लेना प्लीज, या तो रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन लास्ट क्लास में मेनली सप्लाई क्या है यही हम लोगों का मेन डिस्कशंस पॉइंट था, और डेफिनेशंस वगैरह भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशंस किए थे। आज मेनली चर्चा करेंगे हम लोग सप्लाई लिवेबल टू जीएसटी। ओके, तो वंस एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस क्वालिफाइज एज सप्लाई, वन नीड्स टू डिटरमाइन वेदर द सेम इज लिवेबल टू जीएसटी और नॉट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांजैक्शंस को सप्लाई के लिए क्वालिफाई होना जरूरी है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई है और कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। एक बार वो क्वालिफाई कर जाए कि ये सप्लाई है, ठीक है, देन वन नीड्स टू डिटरमाइन वेदर द सेम इज लिवेबल टू जीएसटी और नॉट। मतलब अगर वो सप्लाई बन जाता है फिर हमें देखना चाहिए कि उसमें जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। दो, the provision relating to levy and collection of GST have been discussed at length in chapter 3। मतलब नेक्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशंस है। लाइक चार्ज ऑफ जीएसटी, ए ब्रीफ आइडिया ऑफ द सेम इज प्रोवाइडेड हियर अंडर। फॉर ए सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी प्राइमरीली two additional conditions needs to be satisfied. First, these are supply must be made by a taxable person। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा प्लीज। सप्लाई मस्ट बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब सप्लाई जो हो रहा है ना वो टैक्सेबल पर्सन को ही होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, मतलब आपका सप्लाई जो है वो अगर बिना मतलब उसमें अगर जीएसटी नहीं है, ठीक है, वो अगर टैक्सेबल नहीं है तो फिर वो वाला भी तो सप्लाई में नहीं आएगा। तो सप्लाई होने मतलब फॉर ए सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी, मतलब उसी सप्लाई में जीएसटी अट्रैक्ट होगा जिसमें दो कंडीशन फुलफिल हो। फर्स्ट, supply must be made by a taxable person, and second, supply must be taxable supply। These two additional conditions have been discussed। Okay, सर बोलो यहां तक का बात समझ में आया? सप्लाई मस्ट बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप टैक्सेबल पर्सन को ही सप्लाई करना। एंड सेकेंड पॉइंट इज सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। इज दिस 2 पॉइंट्स करेंटली क्लियर? यस सर कंसेंट्रेशन रखना, आज क्लास में भीड़ नहीं हाँ है। सर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी सो जाओगे, सोना नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं, पूरा बहुत ध्यान लगा के सुन लो, ठीक है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो। सप्लाई बाय ए टैक्सेबल पर्सन, a supply to attract GST should be made by a taxable person। Hence, a supply between two non-taxable person does not constitute taxable supply under GST। अगर दो नॉन टैक्सेबल पर्सन, दो नॉन टैक्सेबल पर्सन, मतलब ये भी एक नॉन टैक्सेबल पर्सन है और ये भी एक नॉन टैक्सेबल पर्सन है, अगर दोनों पर्सन नॉन टैक्सेबल है तो दो नॉन टैक्सेबल पर्सन में अगर सप्लाई होता है ना तो वो जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करता, नॉट अट्रैक्ट। अब बात समझ रहे हो ना? दोनों नॉन टैक्सेबल में सप्लाई चल रहा है तो वो जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जीएसटी नॉट अट्रैक्ट। ओके, तो बेसिकली सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। Hence, a supply between two non-taxable person does not constitute taxable supply under GST। Point to be noted। Okay, याद रखिएगा। A supply attracting GST can be made to a non-taxable person also। बट यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखिएगा
यहाँ पर ये जो सोच कर रहा है ना, ये सोच रहा है कि अच्छा ऐसा बात है क्या, तो वो सोच रहा है सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी, सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू ए नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो। मतलब अगर कोई नॉन टैक्सेबल पर्सन में सप्लाई हो रहा है ना, देखो दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टरी है बट दोनों बात में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। फर्स्ट पॉइंट, supply between two non-taxable person does not constitute taxable supply under GST, but यहाँ पर अलग पॉइंट में बता रहा है कि supply attracting GST can be made to a non-taxable person also। ठीक है, supply attracting मतलब जो सप्लाई में जीएसटी अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन को, अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन को कोई सप्लाई किया जा रहा है, सपोज वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन टैक्सेबल पर्सन मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो जीएसटी पे नहीं करता, ओके, वो जीएसटी डोंट पे जीएसटी, नॉट पे जीएसटी, ओके, वो जीएसटी पे नहीं करता, तो वो नॉन टैक्सेबल पर्सन हो गया। तो जो जीएसटी नहीं करता अगर उस पे भी आप सप्लाई करते हो ना, तो वो भी जीएसटी परव्यू में आ सकता है। ठीक है सर, आगे आगे वेट करो, आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। फुल ऑफ बिजनेस में फोकस करो सर। शिवम पानी से बाहर आ जा और थोड़ा फोकस ज्यादा कर। हाँ सर। 2 घंटा जीएसटी पढ़ ले फिर पानी में फोकस करना। The restriction of being taxable person is only on the supplier, whereas the recipient can be either taxable or non-taxable। जो recipient है वो taxable भी हो सकता है, मतलब जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो या फिर वो नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जीएसटी में अट्रैक्ट आ सकता है, मतलब जीएसटी लेवी हो सकता है, जीएसटी भी उस पर लगाया जा सकता है, जीएसटी लेवी हो सकता है। सर थोड़ा डिटेल्स में बताओ ना, जस्ट मिनट मैं आता हूँ डिटेल्स में। Meaning of a taxable person. A taxable person is a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24। Okay? मतलब क्या कि सेक्शन 22 बेसिकली बताता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सेक्शन 22 क्या बताता है? ए टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। और 24 क्या बताता है? जो रजिस्टर्ड है नहीं बट वो लायबल है रजिस्टर करने के लिए, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मतलब आपका बिजनेस करेंटली थोड़ा छोटा है, करेंटली आपका बिजनेस स्मॉल है, बट आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस से बिग बिजनेस में बदल गया, स्मॉल बिजनेस टर्न इनटू अ बिग बिजनेस। ओके, आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस से बिग बिजनेस में बदल गया, तो कहने का मतलब यही है कि आपका टर्नओवर में चेंजेस आया बट स्टिल आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बट जहां की आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए बट आपने नहीं किया। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन डन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? आप क्या हो जाओगे? आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाओगे, लायबल टू रजिस्टर्ड। ओके, तो जो सेक्शन 24 में कहा है, जो सेक्शन 24 में कहा है, तो बेसिकली देखो एकदम सिंपल कहना है कि टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, द सेड एक्शन एंड द कांसेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ओके सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हेंस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, हेंस even an unregistered person who is liable to be registered is a taxable person। Hence, and even an unregistered person who is liable to be registered, okay, जो liable है register करने के लिए, liable to be registered is a taxable person। Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntary registrations can got himself registered is also a taxable person। Sir, बात कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल्स में बता दो ना सर। ये लास्ट जो 3 लाइन है कुछ समझ में आया? प्लीज टेल मी। ना। ज्योति? नहीं सर। जस्ट अ मिनट सर। देखो कहता क्या है, हेंस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, यू आर नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड। ओके, तो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो कहता है कि हेंस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन
who is liable to be registered is a taxable person. मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो बट आपका लाइबिलिटी है कि आप रजिस्टर कर लो. जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपका टर्नओवर में चेंजेस आ गया, आप स्मॉल प्लेयर से बिग प्लेयर हो गए, आप स्मॉल बिजनेसमैन से बिग बिजनेसमैन हो गए, तो आप लायबल हो जाते हो ना. तो जीएसटी क्या कहता है, जीएसटी एक्ट क्या कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, जीएसटी एक्ट कहता है करेंटली you are not registered, currently you are not registered, currently you are not registered, but you are liable to registered. मतलब आपका टर्नओवर बढ़ा है सर, आपका बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, आपको एज पर गवर्नमेंट रूल you have to register yourself, you have to register in GST Act. okay, तो currently आप नॉन रजिस्टर्ड हो बट यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. आपका टर्नओवर वगैरह में इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो जीएसटी एक्ट कहते हैं कि करेंटली आप नहीं हो लेकिन अगर आप लायबल हो तो आपको क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा. यू मतलब अगर आप लायबल हो, ठीक है, आपका टर्नओवर ज्यादा है तो यू आर ट्रीटेड, यू विल बी ट्रीटेड एज taxable person. You will be treated as a taxable person, but you are currently non-registered. Point to be noted. You are currently non-registered, but you will be treated as a registered person because आप liable हो. ठीक है, आप टैक्स नहीं देते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है. हेलो, आप टैक्स छुपाते हो, आप टैक्स छुपाते हो, आप टैक्स छुपाते हो, आप टैक्स छुपाते हो, आपका टैक्स फाइलिंग नहीं है, बट आपका इनकम ह्यूज है सर, आपका इनकम ह्यूज है, आप बहुत ज्यादा इनकम करते हो, बट आप बेसिकली टैक्स इवेड करते हो. दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू रजिस्टर. तो इसका मतलब थोड़ी ना ये होगा कि आपको टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा. हेलो, गुप्ताज वेज की तरह. हाँ, गुप्ताज बेच तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, वो छुपाता नहीं है, वो फ्लैट रेट देता है. ठीक है, कस्टमर से चार्ज नहीं करता, वो एक सर्टेन अमाउंट, बहुत थोड़ा लो अमाउंट होते हैं, वो सर्टेन अमाउंट पेमेंट कर देते हैं. इसलिए जीएसटी वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में वो अलग है, उसमें बाद में बात करते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है ना जो जीएसटी परव्यू में आ सकता है लेकिन अपना टैक्स छुपाते, अपना इनकम दिखाते नहीं है. कच्चे बिल पे माल उठाता है. एग्जैक्टली. कच्चा बिल मतलब बेसिकली बिना जीएसटी का सामान बेचते हैं, लेकिन वो जीएसटी देने के लिए लायबल है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हैं. ऐसा बिजनेसमैन आपको बहुत दिख जाएगा. देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन सराउंडिंग आवर एरिया. क्या बात समझ में आ रहा है? यस. ज्योति कहाँ चले गए? हेलो, सॉरी सर, का फोन आ गया था. वाह, क्लास करते करते फोन ले रहे हो. सर वो कुछ ऑर्डर करना था ना शीट्स का, तो इसलिए पापा ने मुझे फोन किया था. ओके, सुना नहीं मैं क्या बताया अभी? हाँ सुना सर, वो कच्चा बिल पे भी सामान लेता है, वही सब बोला. हाँ, मतलब जो बेसिकली कच्चा बिल में सामान लेते हैं, दैट मीन्स वो जीएसटी देता नहीं है. ठीक है, सरकार से जीएसटी छुपाते हैं, बट वो लायबल है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए. तो यहाँ पर पॉइंट बहुत सिंपल कह रहा है, पॉइंट एकदम सिंपल कहता है. जीएसटी एक बहुत ही गजब का टफ रूल्स है. ठीक है, बोलते हैं कि हेंस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक पर्सन जो रजिस्टर्ड तो नहीं है सरकार के घर में, who is liable to be registered is a taxable person. Similarly, बहुत केस में ऐसा भी कुछ ऑनेस्ट पर्सन भी है, जानते हो, ए पर्सन जो बेसिकली लायबल नहीं है टू बी रजिस्टर्ड, ए पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वो लायबल नहीं है, उसका उतना बिलिंग नहीं होता, उसका उतना सेल नहीं है, इसका सेल अप टू मार्क नहीं है जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए, बट वो वॉलंटरीली रजिस्टर्ड है. ऐसा भी लोग है सर,
ठीक है, वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करके रखा है एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इज आल्सो टैक्सेबल पर्सन। दोनों रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा जो वॉलंटरीली अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करके रखा। ठीक है, वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्टर करने का ना कुछ फायदा है। ठीक है, पहला बात, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का फायदा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग भी देखना क्या है कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर करते हो, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट ये है कि सपोज आप लायबल तो नहीं हो, मतलब आपका सेल वगैरह इतना नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट लायबल, बट यू वॉलेंटरीली आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया। ओके, तो इसमें फायदा क्या है? फर्स्ट थिंग, इजी बैंक लोन मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर बिजनेसमैन। अगर आपको बैंक लोन का जरूरत होता है तो आपको इजी बैंक लोन मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में मतलब क्योंकि जीएसटी है तो गवर्नमेंट का जो एक होता है ना, पुलिस का मतलब कभी कभी मुश्किल करता है या फिर इलीगल, मतलब कोई आपका प्रोडक्ट बहुत ही लीगल माना जाएगा, इलीगलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि इलीगल है। ठीक है, क्योंकि आप जीएसटी दे के बिजनेस करोगे ना, तो ना तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको तंग नहीं करेगा, तो आप सुकून से बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, सर्विस सही है, तो जीएसटी देने का ये सब फायदा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लायबल नहीं हो बट फिर भी आप कर सकते हो। तो जो लायबल नहीं है वो वॉलंटरी रजिस्टर करते हैं, वो भी जीएसटी टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी, और जो लायबल है पर रजिस्टर नहीं करता वो भी टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी। ओके सर, समझ में आया, आप आगे बढ़ सकते हो। सही बोला ना कि समझ में आया? अब आगे सर कुछ लोग ऐसा भी है जो दूसरों का जीएसटी नंबर लेकर के लाइक बिजनेस रन करते हैं। दूसरे का जीएसटी नंबर लेके बिजनेस रन करते हैं, ऐसा भी करते हैं क्या? हाँ सर, मैंने देखा है लाइक खुद का जीएसटी नंबर नहीं हो करके कुछ सामान कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर करना रहता है ना अपना बिजनेस के लिए, तो अच्छा, वैसे ये करते हैं। एक तरह का हेल्पिंग सिस्टम है। सपोज मानो कि हाँ ऐसा भी कर सकते हो, जैसे सपोज मानो कि ए एक बंदा है, ठीक है, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है एंड सी एक पर्सन। सी एक होलसेलर है या डीलर है, ठीक है, होलसेलर और डीलर। ये जो है ना ये बेसिकली नॉन रजिस्टर्ड है, बी जो है ये रजिस्टर्ड है। ए को कोई गुड्स चाहिए, जैसे कि तुम कह रहे हो ए को कुछ गुड्स चाहिए जिसका वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन अगर वो गुड्स परचेस करेगा ना तो उसको बेनिफिट नहीं है। बिकॉज बेनिफिट क्या, आईटीसी नहीं मिलेगा। सपोज ए वांट्स टू परचेस गुड्स फ्रॉम सी, ए वांट्स टू परचेस गुड्स फ्रॉम सी। ओके, सी रजिस्टर्ड है, बी भी रजिस्टर्ड है। तो अगर जो गुड्स ए खरीदना चाहता है, बिकॉज ए नॉन रजिस्टर्ड है लेकिन बी रजिस्टर्ड है, तो अगर इनके साथ इनका रिलेशन अच्छा है तो ये क्या कहेगा बी को कि भाई तुम अपने से खरीद के मुझे दो। बी को कहेगा कि भाई तुम अपना रजिस्ट्रेशन यूज करके सी से प्रोडक्ट को परचेस करो और मुझे दे दो, प्रोडक्ट परचेस करके इनको दे दो। लेकिन ये ए अपने अकाउंट्स में शो नहीं कर पाएगा, ये बी अपने अकाउंट्स में शो करेगा। और बी को यहाँ पर बेनिफिट क्या है, बी को बेनिफिट है कि बी को ना ये जो परचेस है ना इसका आईटीसी जो है ना वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसीलिए अगर ए बी का यूज करता है और बी जानबूझ के दे भी देता है, बिकॉज वो आईटीसी क्लेम कर सकता है ना। जो मतलब एक सपोज एक 1000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 का प्रोडक्ट है, एट द रेट 10% ऑफ जीएसटी है सपोज, ठीक है, तो 1000 के प्रोडक्ट का 10% मतलब 100 रुपीज का जीएसटी है। तो अगर ये 100 रुपीज परचेस करने के टाइम पे ले रहा है और बाद में जब ये गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है, ये ही सेल कर रहा है, तो ये सपोज सेल कर रहा है 1200 में, तो 1200 में 10% जीएसटी फिर से चार्ज कर रहा है तो 120, तो 120 का बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ पर मिलेगा। और 120 मतलब सिंपल कहना है
कि 120 सेल करने के टाइम पे है और पुराना 100 जो है, तो ये 100 आईटीसी क्लेम हो गया, तो अल्टीमेटली 20 रुपीज पेमेंट करना है। तो ये बी को फायदा हो जाता है कि वो अपना आईटीसी क्लेम करके अपना जीएसटी लायबिलिटी को कम कर सकता है। आप बात समझ रहे हो? और सर जो कॉम्पोजिशन स्कीम का है, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में है उनका फायदा नहीं है। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में है, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन में है ऑलरेडी, वो एक जस्ट एवरेज करके पेमेंट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता वो, ठीक है। वो बस एक सर्टेन वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, पर वो आईटीसी क्लेम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आगे डिस्कशंस करूंगा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में, ठीक है। फिलहाल पूरा सप्लाई एक बार देख लो, जब हम लोग कॉम्पोजिशन पे पहुंचेंगे और आईटीसी वाला चैप्टर में काफी डिटेल्स में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत सारा मैटर है सर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके देखो, तो टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गया फिर? तो मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन तो एकदम फुल ऑफ क्लियर है सर, मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन एकदम पूरा दिल में चला गया। ओके, टैक्सेबल सप्लाई, for a supply to attract GST, the supply must be taxable. Taxable supply has been broadly defined and means any supply of goods or service or both which is liable to tax under the GST. Okay, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, देखो ध्यान से। In the subsequent paras, we have discussed the exceptions to the parameters of supply, namely supply made for consideration, but not in the course of furtherance of business. Supply made for consideration, but not in course of furtherance of business, and supply made without consideration. मतलब supply जो होता है, हम लोगों ने consideration के बारे में always सुनता है सर, है ना? Consideration का means मतलब क्या है? Something in return, मतलब free of cost कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? विदाउट कंसिडरेशन। तो एक होता है कंसिडरेशन और एक होता है विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन में भी सप्लाई माना जा सकता है, ठीक है। कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन क्या होगा और विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर 3 शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल 1, 2, 3, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था, अगर आपको याद है थोड़ा सा। देखो पॉइंट पे ध्यान दो, प्लीज पॉइंट पे ध्यान दो। द कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब होता है डेफिनेशन, ओके। कॉनोटेशन का मतलब होता है डेफिनेशन। द कॉनोटेशन ऑफ सप्लाई गेट्स एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली, मतलब डे बाय डे सप्लाई का जो डेफिनेशन है ना वो ब्रॉड होते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है। थ्रू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 7, दैट इज 7 सबसेक्शन 1b, which brings within the ambit of supply the importation of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। मतलब हो सकता है कि आप कंसिडरेशन दे रहे हो बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन देखो, पॉइंट क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब हो सकता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई सर्विस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये भी हो सकता है कि आगे बिजनेस को ग्रो नहीं करना है, यू डोंट वांट टू मूव ऑन योर बिजनेस फर्दर, बट फिर भी आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल लुक एट द केस, रमैया ए प्रोपाइटर, रमैया कौन है? एक प्रोपाइटर है, मतलब सोल प्रोपाइटर, ठीक है, सोल प्रोपाइटर बिजनेस है इसका। हैज रिसीव्ड द आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। एक आर्किटेक्ट है जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ओके। एक आर्किटेक्ट जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, उससे रमैया जो प्रोपाइटर है वो सर्विस ले रहा है। आर्किटेक्ट का बेसिकली जो डिजाइनिंग सर्विस होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग आर्किटेक्ट वगैरह के ऊपर जो इंजीनियरिंग होते हैं वो सर्विस दे रहा है एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। मतलब रमैया ये सर्विस जो ले रहा है बदले में वो मतलब कितने का सर्विस ले रहा है? $5,000 का। द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बेसिकली उसने क्या किया यहाँ पर? सर्विस को इंपोर्ट किया बाय रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रमैया प्रोपाइटर तो है, उसका अपना बिजनेस है, बट उसने जो आर्किटेक्ट सर्विस लिया वो अपने घर के लिए लिया, और अपने घर का आर्किटेक्ट सर्विस ओन हाउस। सर ओन हाउस में तो कोई बिजनेस नहीं करेगा ना, ये पर्सनल हाउस है। पर्सनल हाउस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किस बात का? हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है?
हाँ सर। पर्सनल हाउस है, इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किस बात का? तो ये रमैया जो है, ये प्रॉपर्टर जो है, ये अपना इसका बिजनेस है, लेकिन इसने सर्विस जो लिया ना ओनली फॉर हिज ओन पर्सनल हाउस, नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट फिर भी एज पर जीएसटी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको भी हम लोग जीएसटी परव्यू में लाएंगे। मतलब ये जो 5000 है इस पे जीएसटी चार्ज होगा। मतलब समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, याद रखना सर। नॉर्मली क्या कहते हैं, फर्दरेंस ऑफ सर्विस होना जरूरी है। नॉर्मल डेफिनेशंस कहते हैं फर्दरेंस ऑफ सर्विस होना जीएसटी एम्बिट में आने के लिए जरूरी है, बट कभी कभी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर इन नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर भी वो सप्लाई परव्यू में आएगा एंड जीएसटी एप्लीकेबल उसमें हो सकता है। ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट। देखो रोशनी का भी नींद खुला है, दैट्स वाई रोशनी ज्वाइन किया। गुड इवनिंग रोशनी। গুড ইভিনিং দাদা। বাহ, 4:30 থেকে ক্লাস হচ্ছে, 5:30টার সময় জয়েন করছিস? হ্যাঁ, আরে আমার কাছে 5টা লেখা রুটিনে, তুমি লিখেছিলে। 5টা থেকে লিখেছিলাম। হ্যাঁ। अच्छा, चेंज করে নিবি, 4:30 করে নিবি। अच्छा ओके, देखो जो मिस हो गया बाद में वीडियो देख लेना। ओके, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई एक्टिविटी बिना कंसिडरेशन का होगा, अगर कोई एक्टिविटी बिना कंसिडरेशन का होगा तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे? तो देखो कि बिना कंसिडरेशन का अगर कोई एक्टिविटी होता है तो उसको सप्लाई माना जाए कि ना जाए। There are instances, कुछ examples है, where an activity or transactions is treated as supply even if the same is made without consideration. These are specifically mentioned in Schedule 1. We are already discussed about Schedule 1, एक overview ले लिए थे हम लोग, Schedule 2 and Schedule 3. प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना अपने से, बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कशंस कर चुके हैं इसके बारे में। शेड्यूल 1, 2, 3 पूरा जीएसटी सप्लाई कोड डिस्कशन किया गया है। So there are specifically mentioned in Schedule 1 appended to the CGST Act. The same has been discussed in the subsequent paras. In the first regime, in the every tax statute, consideration played the most important role for levying taxes. For instances, if any service was provided for free to a person, अगर कोई किसी को कोई सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, such service was not subject to service tax. अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो किस बात का सर्विस टैक्स, है ना? ये पहले का जो सिस्टम था, मतलब जीएसटी आने से पहले, मैं आपको ऑलरेडी बेसिक ऑफ जीएसटी में बताया था, फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जीएसटी से पहले, जीएसटी आने से पहले जीएसटी का जो प्रीवियस था उसमें वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, है ना? मेनली सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ये सब होता था। तो ये जो सर्विस टैक्स चार्ज होता था ना, सर्विस टैक्स में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता था ना तो सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता था, ठीक है? तो ये प्रीवियस रिजीम था, मतलब पुराना टैक्सेशन सिस्टम में सर्विस टैक्स, अगर सर्विस फ्री सर्विस है, सर्विस अगर फ्री सर्विस है, देन नो सर्विस टैक्स वाज देयर। फ्री सर्विस में नो सर्विस टैक्स वाज देयर। लेकिन रिसेंट जो जीएसटी आया है इसमें थोड़ा चेंजेस है सर, पॉइंट टू बी नोटेड एंड प्लीज दिमाग में रखो। क्या है सर, बताओ। ओके, if any service was provided for free to a person, such service was not subject to service tax. However, under GST, the importance of consideration has been diluted in certain cases. मतलब जरूरत के हिसाब से इसको डाइल्यूट किया गया, मतलब थोड़ा फैलाया गया है। मतलब समझ रहे हो ना डाइल्यूशन मतलब क्या, जब कंट्रोलिंग थोड़ा फैल जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिपर्चर फ्रॉम द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम। मतलब आरडीआर जो सर्विस टैक्स सिस्टम था वहां से ये वाला एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। पुराना टैक्सेशन सिस्टम वैट सर्विस टैक्स का और न्यू जीएसटी में थोड़ा चेंजेस काफी है सर। एज पर शेड्यूल 1, द फॉलोइंग 4 केसेस एक्टिविटीज मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कैसे हुआ सर, बताओ तो सही। ओके, देखो ध्यान से देखना, बड़ा फंडामेंटल है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अगर कोई अपना बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, अगर कोई अपना बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पोजल कहते हैं। मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय ऑफ द एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर, फिर और कभी आपके पास वापस नहीं आएगा।
डिस्पोज ऑफ कर देना। आपका एसेट का वैल्यूएशन था 100 करोड़, बट टाइम के साथ साथ डिप्रिशिएट होके फिर वो स्क्रैप वैल्यू में आके पहुंचा, और आप इसको क्या कर रहे हो, स्क्रैप वैल्यू में किसी को दे रहे हो 1 करोड़ में। 100 करोड़ का मशीन था, करंट वैल्यू इज 1 करोड़, तो इसको क्या करोगे, डिस्पोज कर दोगे। लेकिन डिस्पोज का वैल्यू देख रहे हो सर 1 करोड़, डिस्पोज का वैल्यू ही 1 करोड़ है। और नॉर्मल ट्रांसफर का मतलब तो आप लोग जानते हो बहुत सारा है, सेल है ना, मैंने आपको इनकम टैक्स में भी पढ़ाया था। ट्रांसफर का मतलब सेल, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ। फिर भी उतना डिटेल्स में भी मत जाओ, फिलहाल बस इतना देखो कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 2, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट मेड बाय एन एंटिटी, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन परमानेंट बेसिस इवन दो विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाइज एज सप्लाई। मतलब अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपका बिजनेस एसेट्स, आपका बिजनेस एसेट किसी को देते हो ना, तो वो भी जीएसटी परव्यू में आता है। Do you all get my point? Please tell me. कि अगर Yes. आपका बिजनेस एसेट आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ट्रांसफर करते हो तो भी वो जीएसटी परव्यू में आ जाएगा। जो पुराने सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन इसमें है। However, it is important to note that this provision would apply only if input tax credit has been availed on such assets. Point to be noted again. Very vital point, sir. ये बहुत ही vital एक point है। अगर आप जो एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर उस एसेट का आईटीसी आपका है, तभी जाके आप उस एसेट को, मतलब आप कह सकते हो कि वो तभी जाके जीएसटी परव्यू में आएगा। मतलब जब आप उस एसेट को परचेज किए थे, ठीक है, दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब आप जब एसेट परचेज किए थे, ध्यान से देखना, 100 करोड़ का एसेट था, ठीक है, 100 करोड़ पे सपोज आपने 10% जीएसटी दिया था। जब आप एसेट को सेल कर रहे हो, भले ही आप 1 करोड़ में सेल करो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट अगर आपने 10% का जीएसटी इसमें लगाया था ना, इसको सेल करने के टाइम पे भी आप जीएसटी चार्ज करो। सपोज अगेन आप एट द रेट ऑफ 10% का जीएसटी चार्ज करते हो, ठीक है, तो 10% जीएसटी अगेन आप चार्ज करो। आप परचेज के टाइम पे अगर जीएसटी दिए थे और सेल के टाइम पे अगर जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो बेसिकली इसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यस और नो? आईटीसी कैन क्लेम और नॉट? हेलो, Yes, sir. रोशनी Yes, पूछे sir. जाते हैं, रोशनी। है दादा। तो अगर आप परचेज के टाइम पे किसी पे जीएसटी देते हो और सेल करने के टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हो, है ना। इसलिए बोलता है सप्लाई, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, देन ओनली आप कह দাদা একটা सकते हो। কোশ্চেন ছিল, बोलो। বলছি সেলের সময় যদি জিএসটি কম পার্সেন্টে দেয় তাহলে কি হবে? মানে ধরো জিএসটি, 10% দিলো না। হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তোর কথাটা, কি 100 crore 10% হচ্ছে ওদিকে, ঠিক আছে, 100 crore ওদিকে 10% হচ্ছে, আর এদিকে 1 crore 10%, অবভিয়াসলি 1 crore 10%টা কম হবে, है ना। তো বেসিক্যালি ওটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে, ঠিক আছে, ওটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কি যতটা যা হবে, মানে সেরকম হলে ওকে কিছু দিতে হবে না, ঠিক আছে, বাট ওটা জিএসটি পারভিউতে আসবে। বিকজ সেলের সময় জিএসটি অনেক কম হবে, পারচেজের সময় অনেক বেশি ছিল। এখন তুমি তোমার অ্যাসেটটাকে কমে বিক্রি করছো, दैट्स योर फुल्ली योर प्रॉब्लम, তাই না। তুমি अगर आप 100 करोड़ का एसेट को 1 करोड़ में करेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, इट्स फुल्ली योर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट ऑब्वियसली, लेकिन अगर अगर मानो कि वो 100 करोड़ का नहीं है, 1 करोड़ में ही आपने परचेज किया था और करीब करीब 1 करोड़ में ही आप सेल करो, इवन किसी किसी केस में ज्यादा दाम पे भी सेल हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें कम है, सपोज 100 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 100 करोड़ का 10% मतलब 10 10 करोड़, करोड़ है ना, 10 करोड़, और यहाँ पर 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख। 10 हाँ? लाख। कहाँ 10 लाख, 10 करोड़ आपने यहाँ पर परचेज के टाइम पे दिया था, है ना, और यहाँ 10 लाख आपका करंट चार्ज हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपको करेंटली बोलेगा 10 लाख दो, तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है, देखो मजा देखो, खेल देखो, गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि पेमेंट में 10 लाख, ठीक है, 1 करोड़ में एसेट बेच रहे हो, 1 करोड़ का एसेट है, 10% एट द रेट का जीएसटी है, ओके, आपने जीएसटी चार्ज किया क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बाध्य किया, तो 1 करोड़ एट द रेट 10% करके 10 लाख का आपका जीएसटी हो रहा है,
लेकिन अगर आपका आपका इस एसेट परचेज के टाइम पे 100 करोड़ का एसेट था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एट द रेट ऑफ 10%, 10 करोड़ आपने जीएसटी पेमेंट किया था, ओके 10 करोड़ का जीएसटी आपका था, करंटली जीएसटी कितना हो रहा है, शायद इसमें काफी टाइम गैप है, 100 करोड़ का मशीन 1 करोड़ में काफी टाइम लगता है आने में, है ना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, फिर भी मैं मान रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपसे 10 लाख मांगेगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा पहले से 10 करोड़ दिया हुआ था, तो करंटली मैं इसको आईटीसी क्लेम कर सकता, और अगर आईटीसी क्लेम होगा तो मे भी है, हो सकता है कि आपको कुछ पेमेंट ही ना करना पड़े यहाँ पर, मतलब दिस 10 लाख इज यू आर नॉट लायबल टू पे दिस 10 लाख, इवन आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है, चार्ज कर सकते हो, पर आप एडजस्ट करोगे, बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ चार्ज कर सकते हो पर एडजस्ट करोगे, वो गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू टाइम देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है, बट अगर आपका आईटीसी क्लेम है उसमें, तभी जाके ऐसा होगा कि उस एसेट को आप विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानोगे, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो विदाउट कंसिडरेशन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। Therefore, in order to qualify as supply under this para, following condition need to be satisfied. प्लीज ध्यान से देखना क्या क्या पॉइंट आपको देखना चाहिए। There must be a disposal or transfer of business asset. First of all, business asset dispose होना चाहिए, business asset dispose होना चाहिए, okay? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, it is important to note that the term business asset has not been defined under GST law. बिजनेस एसेट क्या है इसके बारे में जीएसटी लॉ में कहीं पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आप कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एसेट हियर, ओके सर। तो देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, मतलब आप जो ट्रांसफर और डिस्पोज कर रहे हो वो परमानेंट है, क्योंकि फिर से मतलब एकदम लाइफ लॉन्ग के लिए चला जाएगा आपसे, एंड आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट। इन व्यू ऑफ दिस लास्ट कंडीशन stipulated above, permanent transfer or disposal of following business asset without consideration will not be covered within this para, thus will not be deemed as supply। मतलब अगर ये वाला देखो ध्यान से, यही पॉइंट का एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। एक्सेप्शंस क्या है? बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, अगर किसी एसेट में आईटीसी ब्लॉक्ड है, ऐसा हो सकता है, जैसे कि रोशनी अभी बोल रहा था ना कि दादा अगर एसेट में डिफरेंस हो रहा है आईटीसी क्लेम में तो क्या होगा, ऐसा केस में गवर्नमेंट ऐसा करता है, किसी किसी एसेट में ना आईटीसी ब्लॉक कर देता है, मतलब आप क्लेम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, अगर उसमें आईटीसी ही नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने उसको जानबूझ के एज पर रूल ब्लॉक करके रखा, तो आप इसको जीएसटी में अवेलेबल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आपको इवन आईटीसी का जो अवेलेबल है वो भी आपको नहीं मिलेगा। बिजनेस एसेट दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, शायद वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, बट आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, बट वो रजिस्टर्ड पर्सन ने अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं किया, तो भी नहीं होगा, तो ऐसा केस में उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई। तो ऐसा केस में वो जो परमानेंट ट्रांसफर हो रहा था ना, ये परमानेंट ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर और डिस्पोजल, इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी भी नहीं आएगा, और अगर आपका आईटीसी वगैरह कुछ है वो भी नहीं मिलेगा। भैया एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये किस किस आइटम में ब्लॉक है, ये कैसे पता चलेगा? सर जब हम लोग आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में लिस्ट ऑफ गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच आईटीसी इज ब्लॉक्ड हैज बीन एलाबोरेटेड इन चैप्टर 6, ओके। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन सा एसेट में आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप जनरली आपका नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास जो भी स्टडी मैट है आप वहां जाके देख सकते हो कि कौन सा एसेट में है, अदरवाइज चैप्टर 6 डिस्कशंस के टाइम पे हम तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आप सोचना चाहते हो तो चैप्टर 6 में जाओ और फाइंड आउट करो, पढ़ाई का मजा लिया करो, मजा आ जाएगा। ओके सर, आप इतना बोल रहे हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, वेरी गुड सर। कुछ एग्जाम्पल देखो प्लीज, एग्जाम्पल देखो, जीएसटी मजा आ जाएगा। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स, ध्रुव कोई एक है जो अपना पुराना लैपटॉप जो है being used in his business to his friend। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स being used in his business, जो अपने बिजनेस में वो पहले यूज कर चुका है, वो अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है।
दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। अगर वो उस पर्टिकुलर लैपटॉप में आईटीसी क्लेम किया है, ठीक है, अवेल किया है, अगर आईटीसी अवेल किया है तो अगर आईटीसी अवेल किया है तो वो जीएसटी परव्यू में आ जाएगा, चाहे वो बिजनेस का एसेट अपने दोस्तों को दो या किसी और को ट्रांसफर करे, डजंट मैटर। अगर वो आईटीसी अवेल किया है तो जीएसटी परव्यू में आएगा, अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो जीएसटी परव्यू में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना। ए डीलर इन ऑफ एयर कंडीशनर, डीलर ऑन एयर कंडीशनर, आप कौन हो? एक डीलर हो एयर कंडीशनर का, ठीक है, आप एसी का डीलर हो। परमानेंटली ट्रांसफर दी मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एसी के शॉप में एक मोटर व्हीकल है, आप एसी का डीलर हो लेकिन मोटर व्हीकल का डीलर तो नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एसी एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर दी मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक मोटर व्हीकल था जो आप बिजनेस पर्पस में ही यूज करते थे, एसी दूसरे के घर में डिलीवरी वगैरह देने के लिए आप वो मोटर व्हीकल को यूज करते थे। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, बट गवर्नमेंट ने आपका जो मोटर व्हीकल था वो मोटर व्हीकल में आईटीसी ब्लॉक करके रखा। यू ऑल गेट ना पॉइंट को? ITC on said motor vehicle is blocked. The transaction will not constitute as a supply as the condition of availment of ITC on the business asset transferred is not fulfilled. आप जिस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब पहले परचेस करने के टाइम पे में भी तुम जीएसटी दिए थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट बाद में उस पर्टिकुलर एसेट में आईटीसी ही ब्लॉक करके रखा और आप सेल करने के बाद बोलते हो कि मेरा आईटीसी अवेलमेंट था और करेंटली मैं आईटीसी को क्लेम करना चाहता हूं, तो नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट आईटीसी ब्लॉक करके रखा। दैट्स व्हाई ये सप्लाई ही ट्रीट नहीं होगा आपका। आप बेसिकली इसलिए सप्लाई ट्रीट नहीं होगा क्योंकि आपका इसका बिजनेस ही नहीं था। डू ऑल गेट दिस पॉइंट ना, कि आप बेसिकली एयर कंडीशन का डीलर हो, एक कार आपका था जो एसी डिलीवरी में आपका काम आता था, तो वो कार आप भी सेल कर रहे हो, तो आप फिर से यहाँ पर आईटीसी क्लेम करना चाहते हो। बट अगर गवर्नमेंट आईटीसी को ब्लॉक करके रखा तो आप कैसे आईटीसी क्लेम करोगे? तो गवर्नमेंट इसको सप्लाई मानेगा ही नहीं। अगर सप्लाई नहीं मानता, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं मानेगा, गवर्नमेंट इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेगा। यहाँ पे तो सर बीपी और सीजी वाला आ जाएगा ना, वो क्या कि मोटर कार तो उसका कैपिटल और वो बिजनेस करता है एयर कंडीशन का, तो अब देखिए, वो कैसे? इनकम टैक्स के साथ मैचअप ना कर, ठीक है। बीपीसीजी ऑब्वियसली तो बोल सकता है, बट दिस इज नॉट, मतलब ये मतलब इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स है, वहां पर सीजी का टैक्स जो होगा वो सीजी में देखा जाएगा, ठीक है। बट यहाँ कैपिटल गेन को कंपेयर मत कर उसके साथ, ठीक है। ये जीएसटी का बात है। बेसिकली कहने का मतलब एकदम सिंपल है, एकदम जीएसटी में सोचो कि भाई मेरा एक मोटर व्हीकल था, मैं एक एसी डीलर हूं, आई एम एसी डीलर, बट आई यूज अ मोटर कार, आई हैव अ मोटर कार जो मैं यूज करता हूं एसी के लिए ही, एसी को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए ही मैं यूज करता हूं। जब मैं इसको परचेज किया था मैं जीएसटी दिया था, ओके, मैं जीएसटी पे किया था। अब मैं 10 साल बाद इसको सेल कर रहा हूं, मैं जीएसटी में आईटीसी अवेल करना चाहता, बट गवर्नमेंट ने इसका आईटीसी ब्लॉक करके रखा। आईटीसी ब्लॉक है उस पर्टिकुलर एसेट में, तो अगर आईटीसी ब्लॉक है तो बेसिकली तुम्हारा ये सप्लाई ट्रीट नहीं होगा। जिस प्रोडक्ट में आईटीसी ब्लॉक होता है सप्लाई, उसमें सप्लाई ट्रीटमेंट बंद हो जाते हैं। अगर वो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई है, तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी आने के लिए सप्लाई होना जरूरी है। जीएसटी होने के लिए सप्लाई होना जरूरी है। प्लीज टेल मी, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। है दादा। देख रहे हो बिजनेस में कैसा कॉम्प्लेक्स मैटर आ सकता है, और जीएसटी कितना ट्रेंडी एंड कितना डायनामिक सब्जेक्ट है। ट्रेंडिंग इसलिए बिकॉज आज के डेट में सारा दिन में अगर जो लोग बिजनेस करते हैं ना, दिन में 5 बार जीएसटी का नाम लेता है कि नहीं लेता ज्योति? हाँ सर। बहुत ज्यादा। और इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आधे से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या है और क्या करना चाहिए। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज read this subject carefully, read GST carefully with full of knowledge.
अगर आप केयरफुली इसको पढ़ते हो, फुल ऑफ नॉलेज के साथ जीएसटी को पढ़ते हो, तो इट्स अ मतलब इसका बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है इसका, एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर इज वेरी हाई डिमांडिंग। उल्टा सीधा चार्ज मत करो बिजनेसमैन से, वो बिजनेस करना ही बंद कर दे, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ है, जानते हो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? ये देखो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये बेसिकली ये ज्योति के वहां का ही बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट में आसाम, त्रिपुरा, स्पेशली इन आसाम, आसाम नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईली बिजनेस एरिया है ना ज्योति? हाँ सर। आसाम नॉर्थ ईस्ट का हाईली बिजनेस एरिया है। आसाम में क्या हुआ, सीएस लोग ना, कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली, क्योंकि वहां पर बहुत कम सीएस वगैरह अवेलेबल है, तो बहुत ही हाई रेंज में अपना फीस चार्ज कर रहा था, बहुत ही हाई रेंज में फीस चार्ज कर रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में बिजनेसमैन लोग जैसे ही कंप्लेन कर दिया, जैसे ही बिजनेसमैन लोग कंप्लेन कर दिया गवर्नमेंट को, तभी तो सीएस में इतना बड़ा एक रिसेंटली जो चेंजेस आया, आपको पता है ना सीएस में जो चेंजेस आया, कि पहले क्या था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 5 करोड़ के ऊपर होता था टर्नओवर, तो सीएस मैंडेटरी था। लेकिन फिलहाल क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया 5 करोड़ को, कि 10 करोड़ के ऊपर जाएगा तब जाके सीएस मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सीएस के लिए एक नेगेटिव बात आ गया है ना जॉब पर्सपेक्टिव में। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने सीएस के लिए एक दूसरा पहलू लाया कि अगर कंपनी का टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो सीएस ऑडिट, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का जो ऑडिट है, ऑडिट मैंडेटरी कर दिया, सीएस ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया। तो इट्स अ गुड थिंग कि चलो एक चीज को कम किया तो दूसरा चीज को लाया। लेकिन सीएस ऑडिट तो आज बोलने से आज चालू नहीं होगा, उसके लिए बिजनेस को और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना कंपनी अभी देखो कि अपने आप को 2.5 करोड़ के ऊपर दिखाते हैं, तब ना जाके बात बनेगा, है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जरूरत का फायदा जरूर लेना चाहिए, लेकिन मतलब अपॉर्चुनिटी जरूर लेना चाहिए। जैसे एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली है, पर अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं कि आप किसी को लूटते जाओ, बिकॉज आपके पास लीगल पावर है, बिकॉज आपके पास ऑथोरिटी गवर्नमेंट ने दिया। आप एक एक्ट हो, सीएस एक एक्ट है, सीए एक एक्ट है ना, सीए में भी एक एक्ट है। तो आपके पास पावर है तो आप पावर का इस्तेमाल करो, बट इस्तेमाल ऐसा ना करो कि गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेना पड़े। आप बात मेरा समझ रहे हो प्लीज? हाँ सर। समझ रहे हो ना? तो बेसिकली इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है, 130 करोड़ का अबव पॉपुलेशन है, ग्रेटर देन 130 करोड़। 130 करोड़ में अगर आप, एक सिंपल बताता हूँ मैं, अगर आप 5 करोड़ को भी टारगेट कर पाते हो ना, तो भी आपके पास 5 करोड़ में से अगर आपको 50 लाख भी मिल जाए, सर क्या बात करते हो? मैं 10% में घटा रहा हूँ, आप देख रहे हो, और उससे भी कम। सर 50 लाख छोड़ो सर, आप 1 लाख बनाओ, सर वो भी छोड़ो, आप ना 1000 क्लाइंट बनाओ, नहीं बन पाएगा सर, छोड़ो, 100 क्लाइंट तो बना लोगे तो भी आपका इनकम कम नहीं होगा। सर 100 छोड़ो, अब 50 क्लाइंट बना लो ना साल भर का, लेकिन क्वालिटी दो, है ना। क्या है ना, लोग क्लाइंट बना नहीं पाता, क्लाइंट के पास पहुंच नहीं पाता। एक दो क्या मिलता है, 1 और 2 क्लाइंट मिलता है, और उसी से ना पूरा का पूरा पैसा जब्त रहता है। यही खराबी है ना। आपके पास एक दो जन आता है तो आप उसी से छीलते जाओगे क्या, लूटते जाओगे उनको? दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपका नॉलेज बढ़ाओ, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ाओ, आपका स्कोप बढ़ाओ, नहीं एक दो क्लाइंट मिला उसी को चूसते रहो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हेलो, यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना सर? नया सोचो, नया सोचो, ठीक है। नहीं तो और कुछ नहीं, गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगा, नॉर्मल है, क्योंकि पब्लिक बिजनेस नहीं कर रहा, ऐसे ही नॉर्मली नहीं करता अपने कंट्री में, सबको डर है। उसके बाद अगर फिर से ऐसा लीगल मैटर में इतना ज्यादा पाबंदी आ जाएगा, इतना ज्यादा रोक टोक, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, तो प्रॉब्लम विल, मोर प्रॉब्लम विल अराइज। ऐसा चीज होने ना दो। ओके सर।
ये वाला पॉइंट देखो, बड़ा मजे का पॉइंट है, बड़ा मजेदार पॉइंट है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2 में कहता है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड मतलब कौन, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट कौन, as specified in section 25 will qualify as supply provided it is made in the course of furtherance of business। अगर आप रिलेटिव को कोई सप्लाई कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, डिस्टिंक्ट पर्संस को कोई सप्लाई या ट्रांसफर करते हो, तो क्या खेल होता है। लेकिन उसके लिए आपको दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है कि कौन है ये रिलेटेड पर्सन और कौन है ये डिस्टिंक्ट पर्संस। Who are these persons? Who are called related and who are called distinct? Okay sir, चलो रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। क्या रिलेटेड मतलब रिलेटिव्स का बात हो रहा है सर? नहीं सर, रिलेटिव्स तो है लेकिन साथ में और भी कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको हम रिलेटेड कह सकते हैं। रिलेटेड एंड रिलेटिव्स में फर्क है, तो फर्क को समझो। ओके, ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर, ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड रिलेटेड पर्सन। ओके, अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो तो वो आपका रिलेटेड है, लाइक मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, है ना। फैमिली कौन होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशंस, इसी चैप्टर में है, प्लीज एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। और सब्सिडियरीज ऑफ ए ग्रुप कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी का सब्सिडियरी है, कोई किसी का होल्डिंग है, तो उसका उसमें इन्फ्लुएंस है। हम लोगों ने कंपनी लॉ में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया ना, कंपनी लॉ क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। हेलो, क्लियर है ना आप लोगों को होल्डिंग सब्सिडियरी? प्लीज टेल मी। यस सर। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में फुल्ली इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? होल्डिंग जो है उसका 50% से ज्यादा परसेंटेज इसमें रहता है सब्सिडियरी पे, तभी तो होल्डिंग का पूरा इसमें इन्फ्लुएंस है। और सब्सिडियरी का क्या है, वो होल्डिंग पे इन्फ्लुएंस होता रहता है, और होगा क्यों नहीं होगा, इतना सारा शेयर जो होल्ड करके रखा है। ओके, तो होल्डिंग सब्सिडियरी इन्फ्लुएंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड है। So under GST law, various categories of related persons have been specified. The term related person has been defined in explanation to section 15. The said definition has been depicted by way of diagram. Okay sir, diagram देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखो सर, related कौन है, कौन है तू, कहाँ से तू आया, ठीक है, किसके साथ तू कैसा रिश्ता बनाया। अरे वो गाना नहीं है, कौन है तू कहाँ से तू आया, हाँ, तो कौन है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ अनदर्स बिजनेस, अगर कोई एक दूसरे का बिजनेस का डायरेक्टर या ऑफिसर हो, ठीक है, ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, मतलब दो बिजनेस है, एक ए का बिजनेस है, एक बी का बिजनेस है, ए के बिजनेस में बी ऑफिसर, बी के बिजनेस में ए डायरेक्टर, तो रिलेटेड हुआ ना। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, दोनों रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, पार्टनरशिप का बात हो रहा है सर। ओके, इसमें और क्या बात। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसमें तो क्या बात सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में रिलेशन होगा। ए थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, एक थर्ड पर्सन कंट्रोल, ओन, होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली greater than 25% or equals to 25% of voting or stock or shares of both of them। अगर किसी का किसी कंपनी में, अगर किसी का कोई थर्ड पर्सन का किसी कंपनी में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 25%, 25% इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25% वोटिंग स्टॉक, मतलब या तो वोटिंग पावर है उसका, दैट मीन्स एसोसिएट कंपनी, याद है ना, एसोसिएट कंपनी में 20% वोटिंग पावर होता है, याद है, लास्ट क्लास में ही कंपनी लॉ में पढ़ा हम लोगों ने। एसोसिएट कंपनी में 20% वोटिंग पावर हो जाता है, तभी वो कंपनी एसोसिएट कंपनी हो जाता है, जो कंपनी का उस पे 20% वोटिंग पावर आ जाता है। तो वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है, या फिर शेयर्स, तो वो भी हो जाएगा रिलेटेड। ओके, वन ऑफ देम, अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली, मतलब थर्ड पर्सन तो हो गया, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर, मतलब एक दूसरे को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, एक दूसरे को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो रिलेटेड है। सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात कर रहे हो क्या? कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन अगर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को आंखों से बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा रिलेटेड पर्सन। ए थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। सच पर्सन्स टुगेदर कंट्रोल, सच पर्सन्स टुगेदर कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, मतलब कोई दो है जो टुगेदर एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, तो भी हो जाएगा
रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर वो लोग सब एक ही फैमिली का हो तो रिलेटेड तो है ही। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर। कंसेशनर कौन है? कंसेशनर मतलब सर जिसको आपका ये मिलता है, जिसको कंसेशन मिलता है। अगर किसी को किसी से बेनिफिट मिलता है, मतलब जो द बेनिफिटेड पर्सन, द बेनिफिटेड पर्सन इज कॉल्ड कंसेशनर। ओके, तो एजेंट है कोई किसी का, डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिलेटेड पर्सन। ठीक है, जैसे एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कंसाइनर कंसाइनमेंट केस में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के बीच में होता है, तो रिलेटेड पर्सन। तो ये सब हो जाते हैं रिलेटेड पर्सन, और इनके बीच में अगर सप्लाई होता है तो ये सब को जीएसटी पर भी मिलाया जाता है। बिकॉज बिजनेस को चोरी करने के लिए ना ये सब यूज करते हैं, बिजनेस में अपना सेल को कम करके दिखाने के लिए सारा का सारा रिलेट करके करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो, मजा ले लो सर। Mrs. Priya, नहीं sorry, Miss Priya. Miss Priya holds 30% shares of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited. ABC Limited and XYZ Limited are related. Miss Priya का 30% शेयर होल्ड है ABC में and 35% शेयर होल्ड है XYZ में। और मजा का बात देखो, ABC and XYZ रिलेटेड है, ABC and XYZ रिलेटेड है, तो अल्टीमेटली दोनों कंपनी रिलेटेड है, और तो मिस प्रिया भी दोनों का रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? और दोनों कंपनी में उसका 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। मतलब एबीसी, XYZ एंड मिस प्रिया रिलेटेड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, एबीसी, XYZ एंड मिसेस रिलेटेड पर्सन हो गया। एकदम टोटल लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, मैं ना एक सब्जेक्ट पढ़ता था पहले बचपन में, मेरा बड़ा शौक था पढ़ने का। मेरा दोस्ते के पास होता था, लेकिन पूरा किताब मैं अकेला पढ़ लेता था। उनको अच्छा नहीं लगता था, लिया क्यों था पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था। दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट, फिलोसॉफी। नाम सुने हो? Yes. ये सब्जेक्ट में ना लॉजिक, बेसिकली फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर किसी को लॉजिक समझना है तो लाइफ में कभी ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बड़ा मजा है सब्जेक्ट में। लॉजिक, स्पिरिचुअल लॉजिक भी है इसमें, मॉडर्न लॉजिक भी है इसमें। मैं तो यहाँ पर जैसे लॉजिक में हम लोगों को पढ़ा जाता था, इंडिया के स्वामी विवेकानंद को पढ़ा जाता था। फिर है सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते थे इसको, आदि गुरु हिंदू धर्म का, जो एक मतलब ये कहा जाता है, मतलब जो हिंदू धर्म को काफी ज्यादा स्प्रेड किया, आदि गुरु शंकराचार्य। नाम सुने हो सर आप लोग? Yes, sir. ना नहीं? ना बहुत सुनी नहीं। बहुत दुख की बात है। आदि गुरु शंकराचार्य इन्होंने ही तो बनाया रे, मतलब बेसिकली बनाया इन्होंने नहीं, बट इन्होंने कनेक्ट किया। एक तरह का आप बोल सकते हो, इन्होंने बनाया भी बोल सकते हो कि अपना इंडिया में ये शंकराचार्य का ही काम है। सर कहाँ हो आप लोग, कुछ खबर क्यों नहीं रखते? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आदि गुरु शंकराचार्य बहुत पुराना, मतलब कम से कम जीसस क्राइस्ट के जन्म से और भी 2-3 हजार साल पुराना बात कर रहा हूँ मैं। आदि गुरु शंकराचार्य इतना पुराना है, ठीक है, लेकिन बहुत फेमस है सर। ये अपना जो वेदांत फिलोसॉफी है इंडिया का, ये वेदांत फिलोसॉफी का जो नींव है इन्होंने रखा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने रखा था। ठीक है, लॉजिक क्या है, मतलब पूरा साउथ से लेके, मतलब क्या बताऊं सर, आपको मैप दिखा दूं एक बार तब मजा आ जाएगा आपको। मैप से क्या दिखाना है सर? शंकराचार्य को दिखाओगे क्या? नहीं सर, शंकराचार्य को तो आप खुद अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो देखना खुद से, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत गजब का चीज। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अभी आपको बिलीव भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ आंखों देखी दिखाऊंगा। दिखाओ सर, जल्दी दिखाओ। वेट सर, पेज ओपन तो होने दो। तो रोज इंडिया का मैप कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है क्या? सर क्या करे, बिना इंडिया का मैं पढ़ा ही नहीं पाता। सीरियसली, बिना इंडिया का मेरे से पढ़ाना ही नहीं जाता। मैंने अपने टेबल के ऊपर इंडिया का मैप ही चिपका दिया। कौन तू? हाँ हाँ अच्छा हाँ, किया, एक तरफ इंडिया का और एक तरफ वर्ल्ड का। अच्छा किया। मैं देखता रहता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या है। जब बोलता ना ईस्ट वेस्ट तो उधर पहुंच जाता हूँ, नॉर्थ बिना ईस्ट इंडिया उधर का देख। बनेगा ही नहीं, एकदम सही करता है। ये देख, एक गजब का चीज दिखा रहा हूँ, ये शंकराचार्य का खेल देख।
आदि गुरु ने क्या किया था, क्या साइंटिफिक है इनका, इन्होंने ड्रॉ किया था। आप अगर कभी गुजरात जाओगे ना, करीब ही समुद्र किनारे द्वारका है, जो चार धाम कहते हैं ना सर, नाम जानते हो ना, एज पर आवर हिंदू रिलीजियन चार धाम यात्रा कहते हैं, ठीक है। है ये था चार, जानी। हाँ जानते हो ना। तो ये चार धाम यात्रा जो होता है, वो चार धाम क्या क्या है, एक है गुजरात में द्वारका, सिमिलर वे में यहां पर है जगन्नाथपुरी, सिमिलर वे में ठीक यहां पर ये एकदम जस्ट ये यहाँ रामेश्वरम, और ठीक करंट कुछ इस पोजीशंस पे केदारनाथ, जानते हो क्या ये है बात पता था। अब खेल डिस्टेंस देखो, গুলো একই তো। डिस्टेंस एक क्या একটা देखो बात, एक मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन में बना है ना, ये इनका जो स्ट्रेट लाइन है, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है सर, मतलब द्वारका इज फुल्ली स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड विद पुरी, एंड रामेश्वरम इज एकदम फुल्ली स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड विद द केदारनाथ। हाउ इज दिस पॉसिबल, वी डोंट नो, बट मेनली शंकराचार्य ने ये इन चारों मैटर को एस्टेब्लिश किया था। विदाउट सर यहां से यहां स्केल खींचना तो पॉसिबल नहीं है ना सर, इज दिस पॉसिबल, इतना बड़ा कंट्री में आप स्केल लगाओगे, लेकिन ये शंकराचार्य ने सच में किया था सेम स्ट्रेट लाइन में। कैसे उनको पता चला, आई डोंट नो, इवन ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव है, जो भी हो। लॉजिक ऐसा चीज है सर, तो अगर आप लॉजिक को अपना मतलब इम्प्रूव कर सकते हो ना, इम्प्रूव लॉजिक के साथ, ये जीएसटी टाइप का सब्जेक्ट ना पानी है पानी, वो एक गाना है ना हनी सिंह का, दिल है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। अब आगे का बात नहीं करना है, बट मैं कहना ये ब्लू चाहता है हूँ, पानी। हाँ दिन जब ब्लू है पानी पानी, जो भी हो तो कहना मेरा यही है कि लॉजिक जितना क्लियर होगा, कोई भी सब्जेक्ट बड़ा आसान होगा। और ये प्रोविजन बेस्ड सब्जेक्ट जो भी है ना, लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, इसमें थोड़ा सा लॉजिक काम करता है ना। तो अगर किसी को फिलोसॉफी का लॉजिक पता होता है, तो ये सब लॉजिक पढ़ के उनको ना एकदम 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अदरवाइज वो क्या कहते रहते हैं, बाप रे बाप इतना पढ़ रहा हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आएगा थोड़ा कुछ, थोड़ा उसके लिए ना, जैसे एक चीज है ना, जैसे शिवम जिम करता है, अगर मैं जिम करने चला जाऊं, शिवम जस्ट बोल कि अगर अचानक जाके मैं डंबल उठा लूं तो क्या होगा, हाथ में दर्द होगा, खलो के हाथ आओगे में नहीं दर्द आगे। होगा, अंदर में मेरा जो नस है वो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, हाँ, हैवी वेट उठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके पहले मुझे क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ा ब्रश अप करना चाहिए, है ना, धीरे 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 मुझे वो डंबल उठाने लायक बनना चाहिए, तब जाके मैं डंबल भी उठा सकता हूँ। नॉर्मल डिप्स और क्या कहते हैं, आपको पुलअप सिटअप इन सब से शुरू करना चाहिए, 1 महीने तक वही करना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का वही मतलब है कि आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना थोड़ा बहुत ना ब्रशअप करना चाहिए, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट मैं बार बार बोलूंगा कि कुछ सब्जेक्ट में आप हमेशा अपना ब्रशअप करते रहना, जैसे कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना कंट्री का हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमन सेंस है ये सब, हिस्ट्री जियोग्राफी। और एक चीज सब्जेक्ट जो आप लोगों का सब्जेक्ट है लेकिन आजकल आप लोग नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स एंड ऑब्वियसली फिलोसॉफी। अगर आप इस तरह का कुछ ब्रशअप कर लेते हो ना सर, आपका दिमाग खुल जाएगा। चलो सर, क्या पता। ओके सर, रिलेटेड पर्सन क्लियर है कि नहीं, टेल मी। हाँ सर। अभी हम लोग बात करेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन्स में, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड पर्सन में और एक क्वेश्चन नहीं हुआ, देखो ये वाला बहुत मजेदार है। क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी में डिसाइडिंग रोल है किसका, क्यू लिमिटेड का। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में उसका डिसीजन है, एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी उसका डिसीजन है। इट कैन बी सेड दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, दस क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड आर रिलेटेड। क्या ऐसा क्या कहा जा सकता है? क्यू लिमिटेड का डिसाइडिंग रोल है कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड में।
तो वी कैन से कि अगर Q का R के कंट्रोलिंग में पूरा का पूरा हाथ है तो हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पर and it can be said that Q limited controls R limited, thus Q limited and R limited are related. अगर Q इतना कुछ करता है तो दोनों रिलेटेड तो हो ही जा रहा है ना। यस सर। ओके, जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड क्या बताओ सर, वॉलमार्ट, वेरी गुड सर, थैंक यू। वॉलमार्ट का इसके ऊपर 78% आई थिंक 78% शेयर होल्डिंग है वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में। तो टोटल कंट्रोलिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सब वॉलमार्ट के हाथ में है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट रिलेटेड है। ये दोनों रिलेटेड है, Yes, कह sir. सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ रोशनी, सर। ज्योति, क्लियर हो रहा है ना? हाँ है सर। दादा। Okay. Sorry. Distinct person under section 25, very important, very important, very very important. 3-4 बार चिल्ला रहा हूं मतलब कुछ तो बात है, तुम में कुछ तो बात है डिस्टिंक्ट पर्सन, तभी तो मैं 3 बार 4 बार चिल्ला के सबको बोल रहा हूं। Distinct persons specified under section 25. Before we go through the statutory provisions of distinct persons, let us first have an overview of the registration provisions for better understanding of the concept of distinct persons. Okay sir, बता दो, फटाफट बता दो। ध्यान से देखो, पहले रूल्स को देखो, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है जो चैप्टर 7 में बताया गया। Under GST law, a supplier is required to obtain state-wise registration. GST लॉ में क्या है कि अगर जो सप्लायर है ना, जो बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस का सप्लायर है, सप्लायर मतलब क्या, गुड्स या सर्विस का सप्लायर, गुड्स और सर्विस का सप्लायर। तो अगर आप गुड्स या सर्विस का सप्लायर हो, सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। अब जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से सप्लाई करना चाहते हो, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब जो भी लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, बाद में बताएंगे सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है, वो लिमिट अगर आप क्रॉस करते हो तभी जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अदरवाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। लाइक 10 लाख का है, कुछ 20 लाख का है, कुछ और छूट भी है, ठीक है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ठीक है, कोई स्टेट वाइज भी डिफरेंस है, सब आगे बताता हूं सर। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। Thus, he is not required to obtain registration from state or UT from where he makes non-taxable supply. अगर वो किसी स्टेट में नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब जो प्रोडक्ट का टैक्स नहीं है, तो वहां रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत भी नहीं है। He is not required to obtain registration from a state or UT from where he makes a non-taxable supply. मतलब आप जो प्रोडक्ट का सप्लाई करते हो वो नॉन टैक्सेबल है, तो क्या उस स्टेट में आपको रजिस्टर करने का दरकार है? नहीं। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, जब बात आता है, सिंस रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी इज पैन बेस्ड, सिंस रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड, आपका जो पैन है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, सबका अलग अलग है, कंपनी का भी होता है, पर्सनल भी होता है। सिंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the state and UTs. आपको हर एक स्टेट का करना पड़ेगा, in which he operates and makes a taxable supply. जो जो स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, आपका हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द सेम पैन। फर्दर, he is normally required to obtain single registration in a state or UT. अगर ये भी हो सकता है कि आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो स्टेट और यूटी का। However, where he has multiple places of business, अगर आप एक स्टेट में नहीं, आप सारा भारत बेसिस में बिजनेस करते हो, ध्यान से बात को देखो, आप पूरा इंडिया बेसिस में आप बिजनेस करते हो, एक स्टेट नहीं रे बाबा, पूरा इंडिया में अलग अलग स्टेट। सपोज आप बंगाल में हो, आपका बिजनेस, आप बंगाल में हो, यहाँ जैसे मैं अभी बंगाल में हूँ, मेरा बिजनेस यहाँ भी है, बिहार में है, यूपी में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है। तो आपका हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, तभी ना आपका बिजनेस का सप्लाई वहां हो पाएगा, है ना। कश्मीर में है तो कश्मीर में भी हो जाएगा, ठीक है, इसको मत भूलो, इसको तो कैसी भी हालत में ना छोड़ना नहीं है,
नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। ओके, तो सर कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ सर, where he has multiple where he has multiple places of business in a state or UT, he has the option either to get a single registration for said UT or to get separate registration for each place of business in such state or UT। हर एक स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का, स्टेट एंड यूटी का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज क्या था सर, दिखा दो थोड़ा सा सर। यूनियन टेरिटरीज लाइक सर ये देखो, यहाँ पर अंडमान निकोबार लाई है ना, अंडमान निकोबार, अंडमान यूनियन टेरिटरी है सर। यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा आपको, ठीक है, लक्षद्वीप इस एरिया में मिलेगा सर। यहाँ पर पुडुचेरी बोल के एक है, पुडुचेरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा दमन दीव मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पर कश्मीर है, मतलब जम्मू एंड लद्दाख, दो नया नया यूनियन टेरिटरी बना है। तो आपका सारा का सारा यूनियन टेरिटरी हो या अलग अलग स्टेट हो, ठीक है, सारा का सब जगह का आपको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जहां जहां आप बिजनेस करोगे आप हर चीज का रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो, है दादा। यस सर। तो देखो खेल देखो सर, तो आप बिजनेस बढ़ाओगे तो बिजनेस के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? तो सवाल ये उठता है, in simpler terms, the concept of distinct person can be understood as follows: the establishment of a person with the separate registration, whether within the same state or UT or in different state or union territories, as considered as a distinct person। मतलब अगर आप सेम हो लेकिन अगर आपका अलग रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वेदर विद इन दिस सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में भी अलग रजिस्ट्रेशन है या फिर डिफरेंट स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन से, अलग अलग स्टेट में, तो हर स्टेट में एक अलग डिस्टिंक्ट पर्सन के हिसाब से आप जाने जाओगे। मतलब वेस्ट बंगाल का आप और महाराष्ट्र का आप अलग हो सकते हो। ये अलग बात कि आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी एक्ट अलग नजर से देखेगा, एक डिस्टिंक्ट पर्सन के नजर से देखेगा। Where a person having one registered establishment in a state or UT has another establishment in a different state or UT, not necessarily registered, हो सकता है कि वहां पर आप registered हो ही नहीं, these establishment are also considered establishment of distinct person। एक स्टेट में आप registered हो, दूसरा स्टेट में आप registered नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, क्योंकि आप एक में रजिस्टर्ड हो ना, तो सरकार आपको स्कैनर से हटाना नहीं चाहता, आपको अपना स्कैनर से हटाना नहीं चाहता। देखो सर आगे देखो, statutory provision relating to distinct person are contained in subsection 4(5) of section 225. They have been discussed as follows: a person who has obtained is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person as per section 25(4) of the CGST Act। Point to be noted, and please remember it's a very important point, the very important point, distinct persons। ठीक है सर, कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं, अभी आपको पूरा एकदम जो आधा अधूरा लग रहा है ना, आधा अधूरापन खत्म हो जाएगा। बहुत गजब का एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप देखो। मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He also obtained registration in the state of West Bengal, in respect of which newly opened branch office Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi। ये इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है, और ये इसका ब्रांच ऑफिस है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये दोनों जगह में डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब दिल्ली में भी डिस्टिंक्ट पर्सन है एंड वेस्ट बंगाल में भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्लियर सर? हाँ सर। यस सर। दूसरा पॉइंट देखो, और एक तो केस स्टडीज देखो। प्रोविजन समझने के बाद केस एग्जाम्पल मिल जाए ना, मजा आ जाता है। Further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person 25(5) of the CGST Act। सर ये क्या है सर, थोड़ा डिटेल्स में बताओगे? ओके सर, डिटेल्स में बताऊंगा बट विद अ केस स्टडीज, मजा आ जाएगा सर। सर देखो, ऋषभ एंटरप्राइज रजिस्टर्ड सप्लायर क्या करता है सर? वो से एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरर मुंबई में एक एरिया है सर, ग्रेटर मुंबई में एक एरिया है, मैं गया हूँ सर यहाँ पर, ठीक है, मतलब
बाई चांस हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ विरर में गया, ये आपका मीरा रोड क्रॉस करके वाइंदर मीरा रोड बोल के एरिया है, वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, ग्रेटर मुंबई में थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है सर, हमें उससे क्या लेना देना? सर कोई लेना देना नहीं है सर, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। बहुत ही गजब का जगह है सर, एकदम सुनसान, छोटा छोटा पहाड़ी, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। Receive Enterprise registered supplier owns an air conditioned restaurant in Virar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand. उत्तराखंड का रायपुर में एक लिकर शॉप किया for trading of alcoholic liquor for human consumption. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply, क्योंकि ये जीएसटी पर भी में अल्कोहल तो है नहीं, वो तो नॉन मतलब आपका स्टेट टैक्स में आ जाता है, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया ना इसका, क्योंकि अल्कोहल जो है मैक्सिमम स्टेट जीएसटी पर भी में नहीं रखा। अल्कोहल में स्टेट अपना टैक्स लगाते हैं, थोड़ा हाई चार्ज करते हैं, है ना, स्टेट टैक्स है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन में 65% से लेके 70% तक का चार्ज किया गया ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल में, तो इसमें जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी एक स्टैंडर्ड पैटर्न में चलता है। स्टेट ये अल्कोहल ऊपर नशाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ाते हैं सर, कि नशा करो भाई, मरो तुम, हमें क्या, नशाड़ी करने वाले लोग क्या करे सर, जितना मर्जी लगा दो। जो भी हो सर, मैं विथ ऑल रेस्पेक्ट टू एवरी पर्सन बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। Reserve Enterprise is not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand because non-taxable supply है, तो उत्तराखंड में रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। Not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand. In this case, air-conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop in Uttarakhand, though unregistered, ठीक है, shall be treated as establishment of distinct person. Supply by Maharashtra office to Uttarakhand office in the course of furtherance of business, even without consideration, will qualify as supply. मतलब सर, ये जो ऋषभ है, इसका जो रेस्टोरेंट है, इसका जो एसी रेस्टोरेंट है, जो एसी रेस्टोरेंट इसका कहाँ है? एसी रेस्टोरेंट इसका विरार महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई के पास विरार महाराष्ट्र में इसका एसी रेस्टोरेंट है, और उत्तराखंड में इसका लिकर शॉप है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसने ओपन किया। तो हो ही सकता है कि उत्तराखंड से या फिर महाराष्ट्र से कुछ लिकर वो इधर दे रहा है, या फिर उत्तराखंड से कुछ लिकर वो इधर ले रहा है, तो अपना स्टॉक का सप्लाई वो इधर से उधर कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड में वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड, बट यहां पर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग बाद में अपना लिकर या लिकर का जो स्टॉक है वो एक जगह से दूसरा स्टॉक में वो सप्लाई करता है, तो ये सप्लाई को सप्लाई माना जाएगा, और ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। दोनों स्टेट में अलग अलग डिस्टिंक्ट है। अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन उत्तराखंड भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, एंड रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। बोलो सर, समझ में आया? यस सर। है दादा। ज्योति? हाँ सर। ओके सर, स्टोरी एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर ये क्या है? In view of the aforesaid discussion, transaction between different locations with separate GST registrations of same legal entity, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, that's why कह रहा है कि same legal entity. For example, stock transfer or branch transfer will qualify as supply under GST as these are transaction between distinct persons. डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जब भी होगा ना, हो सकता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ऋषभ का, जैसे ऋषभ एंटरप्राइज का, दोनों जगह में ऋषभ एंटरप्राइज ही है। उत्तराखंड में वो अल्कोहल बेच रहा था और इसमें वो रेस्टोरेंट चला रहा था, लेकिन फिर भी उसको डिस्टिंक्ट पर्सन के कारण सप्लाई माना ना, जीएसटी चूज किया गया ना। तो सिमिलरली जब स्टॉक ट्रांसफर सेम ब्रांच के अंदर होगा या सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, लेकिन डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट में, तो क्या खेल होता है? देखो, रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, जियोग्राफी का थोड़ा नॉलेज रखना। ज्योति, लखनऊ कौन सा स्टेट में है? प्लीज टेल मी। यूपी। वेरी गुड। रोशनी पता था? হ্যাঁ গেছিলাম তো লখনऊ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बार लोगों का नहीं होता है। यूपी का कैपिटल है ना? हाँ। यस सर। यूपी का कैपिटल सिटी है ये, ठीक है। तो रघुबीर फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट, जरूरी नहीं हर जगह जाओ
रोशनी इट्स नॉट जरूरी, लेकिन फिर भी हर जगह का नॉलेज रखना जरूरी है। इसलिए जैसे शिवम ने कहा ना कि इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप चिपका के रख लो अपने टेबल में, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी देखो, जिसका नॉलेज नहीं है वो तो फंस जाएगा, क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाएगा, जिसका जियोग्राफी का नॉलेज खराब है। Raghuveer Fabrics transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi, so that the same can be sold from their retail showroom, मतलब लखनऊ से दिल्ली में शिफ्ट किया। The factory and retail showroom of Raghuveer Fabrics are registered in the states where they are located. Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitute supply. ऑब्वियसली भाई, अपने फैक्ट्री से हम रिटेल शोरूम में भेजेंगे, कंसिडरेशन थोड़ी ना होगा। अपने ही रिटेल शोरूम को थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई कंसिडरेशन में 1000 शर्ट्स का दाम दो मुझे, या फिर कुछ तो अमाउंट पे करो। नहीं सर, जरूरी तो नहीं है कि हम कंसिडरेशन ले, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी इसको सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज दोनों डिस्टिंक्ट पर्संस के कारण। तो यहाँ पर देखो, एक इमेज के थ्रू से ही कितना सुंदर बोला गया है। तो वेरी गुड इमेजिक, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। आपका शॉप है यहाँ पर, ये आपका फैक्ट्री है लखनऊ में, ये आपका शॉप है दिल्ली में। यहाँ पर आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो ना, इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ऐसे तो ये सप्लाई दिखता नहीं है, लेकिन ये डीम्ड सप्लाई है, तो सप्लाई मान लिया हमने, लो मान लिया हमने, इसको मैंने सप्लाई मान लिया, और इसमें हम जीएसटी पर व्यू में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? और दिल्ली और लखनऊ दोनों अलग अलग स्टेट में है ना? दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जो है ये तो यूनियन टेरिटरी है, और लखनऊ जो है यूपी का कैपिटल है, तो दोनों अलग जगह में है। दैट्स व्हाई डिस्टिंक्ट तो ऐसे भी हो गया ये। दूसरा देखो, हाउएवर ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स of a legal entity under single registrations apparently within the same state will not be considered as supply. This can be understood with the help of the following example. देखो, ध्यान देखो, please point to be noted. सेम कॉन्सेप्ट है, रघुवीर का ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। लखनऊ फैक्ट्री, लखनऊ में उसका फैक्ट्री है एंड कानपुर में उसका शोरूम है। कानपुर कहाँ है? यूपी। ये भी यूपी है, यूपी का सबसे बड़ा सिटी है ये, लार्जेस्ट सिटी है ये। लखनऊ और कानपुर के बीच में डिफरेंस है करीब मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 100 पूरा पूरी नहीं है, 85 के आसपास, कुछ 85 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है लखनऊ एंड कानपुर। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 84-85 किलोमीटर का रेंज है कानपुर एंड लखनऊ में। तो सवाल ये है कि दोनों, इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। हाँ, इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी गुड। तो लखनऊ से कानपुर अपना आप सप्लाई कर रहे हो, और आपको एक ही रजिस्ट्रेशन का दरकार है, बिकॉज दोनों फैक्ट्री यूपी में है, फैक्ट्री भी यूपी में और आपका शोरूम भी यूपी में, तो दोनों यूपी में है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा। तो अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम बन जाता है तो इसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज सेम स्टेट में है। स्टॉक ट्रांसफर तो हो रहा है बट नॉट अ सप्लाई, बट जैसे स्टेट चेंज होगा उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर है सर? यस सर। मजा आ रहा है? हाँ। यस सर। बहुत नॉलेजेबल है सर, बहुत नॉलेजेबल एरिया है, बहुत अच्छा लगना चाहिए। ओके सर, आज मैं इतना ही रखूंगा क्लास को, ठीक है? नेक्स्ट दिन ऐसा और भी बहुत सारा केस स्टडीज इनका चर्चा को लेके मैं नेक्स्ट दिन आपके सामने फिर से जीएसटी क्लास में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग घर में इसको अच्छे से ठीक से एक बार गो थ्रू करना। आपके पास स्टडी मैट तो है, तो ये मेरा आपसे उम्मीद है कि आप ऑब्वियसली घर में एक बार इसको गो थ्रू करोगे, और जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ लो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो केस स्टडीज को, ठीक है? ताकि नॉलेज के साथ आप इसको नोट बना लो, ठीक है?